हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। इस प्लेलिस्ट में इससे पहले मैंने काफी लेक्चर अपलोड करे हैं। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ की एक ब्रांच होती है, अलजेब्रा कहते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन डिग्री, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म। वहां पर मैंने आपको स्लोप के बारे में भी बताया था, और किसी पॉलिनोमियल की जीरोज का क्या मतलब है। तो उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप वो लेक्चर जरूर देख लें। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 के सारे क्वेश्चंस कराए थे। ये एक लास्ट एक्सरसाइज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखिए, इन विच वेरिएबल x, जो पॉलिनोमियल x में होना चाहिए, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसका कोफिशिएंट होना चाहिए -7। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा जाता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको देना है। ये कोई वैसा सवाल नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 3 हो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो -7। ओके, तो लेट P of x be a polynomial of degree 3 and coefficient of x square equal to -7। तो देखिए, अगर ये ऐसा मुझे पोलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री 3 हो, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहता है। मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए, आपको x³ चाहिए था, आपको इसमें x³ मिल जाएगा, और आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए था -7। तो देखिए, आप b को क्या पुट करोगे? पुट b इक्वल टू -7, और a c d को आप कुछ भी रख सकते हो, बस a को 0 मत रखना, नहीं तो क्यूबिक नहीं रहेगा पॉलिनोमियल। तो a को चुन लेते हैं 1, c को भी 1 और d को भी 1। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा? p ऑफ x हो जाएगा x³, 1 इंटू x³ भी होता है, -7x², 1x, 1 इंटू x ही होता है, प्लस में 1। तो ये है आंसर। अगर आपका ये आंसर आया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपका आंसर नहीं भी आया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब अलग अलग आ सकते हैं। जैसे मैं देखिए एक और पॉलिनोमियल लिख के दिखलाता हूँ यहाँ पर। देखिए, और p ऑफ x आप ऐसा भी बना सकते हो, x³ -7x²। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि डिग्री 3 है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -7, जो हमें चाहिए था। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, जरूरी नहीं है यही, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, x³ -7x², और ये हो गया 4, ये भी आंसर है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, x³ या 2x³ -7x² प्लस 5x, ये भी आंसर हो जाएगा। पर आप ये नहीं लिख सकते, p ऑफ x अगर आप लिखते हो x³ -5x² प्लस 7, तो ये नहीं लिख सकते, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे बोला जा रहा था x² का कोफिशिएंट क्या हो? -7। तो देखिए, जो लास्ट वाला मैंने लिखा है इसमें x² का कोफिशिएंट -5 है। आप ये भी नहीं लिख सकते। आप अगर ऐसा लिखने की सोच रहे हो तो ये भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें डिग्री 3 नहीं है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। हमें तो 3 डिग्री का चाहिए था, तो ये भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का, कौन सा नहीं हो सकता। आपको 2 शर्तें पूरी करनी है। पहली कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब x की पावर हाईएस्ट 3 होनी चाहिए, 4 भी नहीं चलेगी, क्योंकि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आपको 3 चाहिए। ऐसे ये अगर मैं p ऑफ x लिखता हूँ, p ऑफ x बराबर x⁻⁴ प्लस x³ -7x², तो ये आंसर नहीं है मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का।
क्योंकि इसकी डिग्री 4 है और हमें डिग्री चाहिए थी 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको 2 शर्तें पूरी करनी है। पहली कि क्यूबिक पोलिनोमियल हो, x में हो गए तो ऑब्वियस बात है, इसलिए मैंने इसे p ऑफ x माना है। क्यूबिक पोलिनोमियल हो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 हो। ये क्यूबिक था पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 नहीं था, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 था। अगर मैं -7 भी लिख दूं तो भी ये क्यूबिक नहीं है, पावर 3 नहीं है, हमें डिग्री 3 चाहिए। x डिग्री 3 के लिए क्या है, x की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। ये क्यूबिक ही नहीं था क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 1 है, और इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर t की वैल्यू a है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये वाला पार्ट मिटा दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हटा रहा हूँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान है, हम कर चुके हैं। बस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और जो एक्सप्रेशन आएगी उसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और आपको x की वैल्यू कहा गया है इफ़ x इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ पर आपको t की वैल्यू दी गई है a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की जगह लिख देता हूँ एक बार पुट x इक्वल टू 1 इन, इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस में 7 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर आ चुका है 9। अब देखते हैं सेकंड वाले का आंसर क्या है। सेकंड वाले का आंसर पुट t इक्वल टू a इन पोलिनोमियल 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। तो देखिए एक बार इसके इक्वल टू में लिख देता हूँ 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। जहाँ पर भी t है ना वहाँ पर a पुट कर दीजिए, जहाँ पर भी t है वहाँ पर a पुट करना है। तो देखिए इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे अनलाइक टर्म है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। सेकंड पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ। यहाँ इस वाले रीजन में हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। मतलब पहले एक नंबर है जिसको आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसमें 2/3 जोड़ना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 जोड़ना है। वी गेट, तो हमें मिलेगा -7/12। तो आपसे कहा जा रहा है वो नंबर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर नहीं पता, x मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, ओके 5/2 से नंबर को मल्टीप्लाई करा एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया उसमें 2/3 ऐड कराए, वी गेट -7/12। हमें क्या मिलेगा -7/12। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7/12 माइनस ऑफ 2/3। अब इनका एलसीएम ले लीजिए 5x/2, एलसीएम आएगा 12 के टेबल में 12 1 बार में आता है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 ही रहेगा। 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। और माइनस माइनस या मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसके आगे। तो ये आ गया 5x/2 इक्वल टू, ये जो मैं स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको आपको अपनी नोटबुक में इसके नीचे लिखना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +15 या -15। माइनस माइनस प्लस तो होता है पर साइन बड़े वाले का आएगा, दोनों ही माइनस का, तो माइनस का आएगा बाय में 12। अब किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए 5 के टेबल में 3 टाइम्स और 5 के टेबल में ये नहीं आएगा तो 3 से कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 3 के टेबल में 4 टाइम्स। अब देखिए ये किस में, डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो -5/4 इंटू 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा -5/2। और ये किस में, मल्टीप्लाई में, वहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पैसे भी लिख सकते हो। देखिए
इनटू में 1 लिखने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो आपको वही नंबर निकालना था, वो नंबर निकल चुका है। रिक्वायर्ड नंबर क्या है? -1/2। आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत? बाय वर्ड्स। तो आपसे बोला गया था कि एक नंबर है जिस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा नंबर क्या था? -1/2 चेक कर रहे हैं, इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करा और जो आ रहा है प्रोडक्ट उसमें 2/3 जोड़ दिया। देखिए लिखा है ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 2/3 जोड़ दिया। तो ये जो क्वेश्चन है क्लेम कर रहा है कि आंसर आना चाहिए -7/12। चेक करते हैं आ रहा है या नहीं। तो देखिए बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, आप 4 और 3 का, ये आपको पेपर में नहीं करना, पेपर में तो बस यहीं तक करना है, पर मैं आपको एक बार चेक करके दिखला रहा हूँ कि जो मेरा आंसर आया वो सही है। तो ये आ जाएगा 12, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करा और माइनस प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, और देखिए -7/12 आ रहा है जो आना भी चाहिए था। तो क्लेम सही है, इसका मतलब जो मैंने जवाब दिया था वो भी सही है। हैंस नंबर क्या हो जाएगा? हैंस नंबर हो जाएगा -1/2। तो ये आपका आंसर है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको दिखलाया है कि जो मैंने आंसर निकाला था वो सही है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का 5 गुना है, और ऑब्वियस बात है अगर एक पॉजिटिव नंबर है और वो दूसरे नंबर का 5 गुना है तो दूसरा नंबर भी पॉजिटिव ही होगा। फिर कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में 21 ऐड किया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक, जैसे एक नंबर था, आपको नहीं पता तो आपने x मान लिया, दूसरा नंबर हो गया 5x। अब अगर आप दोनों नंबर में 21 ऐड करोगे तो एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। तो आपको नंबर बताना है ऐसा कौन सा नंबर थे दो जिसमें एक नंबर दूसरे का 5 गुना था। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बाकी आपको एक बार खुद से भी करना है, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए और ये सवाल खुद से करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मैं देख गया, मैं समझ चुका हूँ तो मैं पेपर में कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अलावा भी आपको ऐसा और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो दोनों नंबरों को मान लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, पहले पॉजिटिव नंबर को x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड पॉजिटिव नंबर। सेकंड पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि एक नंबर दूसरे का 5 गुना है। फिर बोला गया है देन वन ऑफ द इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर। तो देखते हैं आफ्टर एडिंग 21 to after adding 21 to both numbers after adding 21 to both numbers। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? न्यू फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर न्यू फर्स्ट पॉजिटिव नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 21 ऐड कर दिया, और न्यू सेकंड पॉजिटिव नंबर आपका हो जाएगा 5x प्लस 21। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना हो जाएगा। तब आप 21 दोनों नंबर में ऐड करते हो तो वो दोनों जो नए नंबर बने उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का दुगुना है, ट्वाइस है। देखिए वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो देखिए इनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस है। अब आपको सोचना है कि कौन सा नंबर किसका ट्वाइस है। हमें दोनों को बराबर बनाना है क्योंकि इक्वेशन बनानी है, अभी तो बराबर नहीं है। अगर पहले मुझे बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। देखिए 21 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, तो अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला। मतलब तो आपने 21 ऐड किया होगा तब ये नंबर बड़ा रहा होगा और ये नंबर छोटा रहा होगा। इसका मतलब ये नंबर इस नंबर का ट्वाइस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके दोनों नंबर बराबर होंगे। एक बार दोबारा समझिए, सवाल ये था कि एक नंबर है वो एक दूसरे नंबर का 5 गुना है। तो मैंने पहले नंबर को मान लिया पॉजिटिव नंबर है x, तो सेकंड नंबर हो गया 5x।
उसके बाद आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ नंबर्स, दोनों नंबरों में 21 ऐड करा गया, तो जो दो नए नंबर बनेंगे, पहले दो नंबर थे और 21 ऐड करके दोनों नंबर बदल जाएंगे, तो जो नए दो न्यू नंबर बनेंगे 21 ऐड करने के बाद, उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का दुगना होगा। तो सवाल ये था मेरा, अगर मैं इसको हटा के मैं पूछना चाहूँ कि कौन सा नंबर बड़ा था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये वाला नंबर बड़ा था। ये वाला नंबर क्यों बड़ा था? क्योंकि देखिए 21 इक्वल है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5x है और ये पॉजिटिव नंबर है x और 5x, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। तो तब हमने 21 जोड़ा था, तभी भी यही बड़ा रहा होगा और यही फिर ट्वाइस रहा होगा इसका, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 42, इसका भी मल्टीप्लाई करा, 42 इक्वल टू 5x प्लस 21। अब नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो 42 माइनस 21 इक्वल टू 5x माइनस 2x, ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 3x, मतलब 3x इक्वल टू 21 और x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, कैंसिल आउट करके आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू है 7। हैंस आपसे बोल रहा था व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो आपने x माना था वो है 7, और सेकंड पॉजिटिव नंबर जो आपने 5x माना था, 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 7, तो दूसरा नंबर है 35। तो आपको दोनों नंबर मिल चुके हैं, फर्स्ट नंबर है 7 और सेकंड नंबर है 35। आप चेक कैसे करोगे कि आपका आंसर सही आया है? देखिए आपसे कहा गया था दोनों नंबर में 21 जोड़ लीजिए, तो 21 इसमें भी ऐड करा और 21 इसमें भी ऐड करा, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 56। तो बोला गया था कि एक नंबर दूसरे का दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो देखिए इसका ट्वाइस ही होता है 56, तो हमारा आंसर सही है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 रुपीज एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 ईयर्स। ओके, आपसे कहा जा रहा है आपके पास 800 रुपए हैं, 800 रुपीज है और आप हर मंथ सेविंग करते हो 250 रुपीज की, मतलब 250 रुपए की, तो 6 महीने के एंड में आपके पास कितने रुपए होंगे, 2 साल के एंड में आपके पास कितने रुपए होंगे, और एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। आपको एक फॉर्मूला भी बना के दिखलाना है, फॉर्मूला मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो पहले लिख लेते हैं गिवन पार्ट। आपको गिवन में क्या दिया है? इनिशियल अमाउंट जो आपके पास है कितना है, वो 800 रुपीज। सेविंग पर मंथ आप कितना बचाते हो वो भी दिया है 250 रुपीज। तो आपसे पूछ क्या रहा है? फर्स्ट में पूछा है 6 मंथ के बाद आपके पास फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, फाइंड अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के एंड में आपके पास कितना पैसा होगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे, अगर हम 1 महीने में 250 रुपीज सेविंग कर रहे हैं तो हम 6 महीने की सेविंग कितनी होगी, हम 6 महीने में कितनी सेविंग करेंगे या हमारे 6 महीने की कितनी सेविंग होगी, उसके बाद जो इनिशियल हमारे पास अमाउंट था उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए सेविंग इन 1 मंथ, 1 महीने में हमारी सेविंग क्या होती है 250 रुपीज़। तो देखते हैं 6 महीने में कितनी होगी। सेविंग इन 6 मंथ्स, 6 महीने में सेविंग कितनी होगी 6 गुना, मतलब कि 250 गुना 6, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 0 3 गया कैरी, तो ये हो जाएगी आपकी सेविंग 6 महीने के एंड में। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर या अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के एंड में आपके पास कितना अमाउंट होगा, 800 तो आपके पास था ही 6 महीने पहले, 800 रुपीज़, 800 रुपीज़, और आपने सेविंग कितने की करी है 1500 रुपीज़ की, तो ऐड कर दीजिए 2300 हो जाएगा आपके पास अमाउंट 6 महीने के एंड में। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फाइंड अमाउंट
यू हैव आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखिए 2 ईयर किसके बराबर होती है, 2 साल। 1 साल में होता है 12 महीने, तो 2 गुना 12 24 महीने के बराबर होती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड अमाउंट यू हैव आफ्टर 24 मंथ्स। तो फिर से सेविंग पहले लिखता है 1 मंथ की, सेविंग इन 1 मंथ। 1 मंथ की सेविंग क्या है, 250 रुपीज़। ओके, सेविंग इन 24 मंथ्स। अब देखते हैं 24 मंथ्स की सेविंग क्या होगी, 250 रुपीज़ इंटू 24 मंथ की सेविंग के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 1000 बाई 4, 4 से कट गया 6000 रुपीज़। तो हमारी सेविंग इन 24 मंथ्स कितनी आ रही है, 6000 रुपीज़, 6000 रुपीज़। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 800 तो हमारे पास पहले से ही था। अमाउंट यू हैव आफ्टर 24 मंथ्स, 24 मंथ्स का मतलब है 2 ईयर्स। तो आपके पास 800 रुपीज़ तो पहले से ही थे और आपने 2 साल में सेविंग करी है 6000 रुपीज़ की, तो ये हो जाएगा 6800 रुपीज़। तो देखिए ये वाला पार्ट भी आपका हो चुका है। उसके बाद पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट क्या रहा है, लीनियर पैटर्न में इसे एक्सप्रेस करना है। ओके, तो एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो हमारी सेविंग क्या थी, सेविंग इन 1 मंथ, सेविंग इन 1 मंथ। 1 मंथ की हमारी सेविंग कितनी थी, 1 मंथ की हमारी सेविंग थी 250 रुपीज़। तो n मंथ की क्या होगी, सेविंग इन m मंथ की सेविंग क्या होगी, n भी लिख सकते हो यहाँ पर चाहो तो n मंथ, मैं m इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मंथ m से स्टार्ट होता है तो m लिख दिया। तो सेविंग इन m मंथ में हमारी सेविंग कितनी होने वाली है, देखिए तब मैं ये निकालना चाहता था कि 6 मंथ में कितनी सेविंग होगी तो 6 से मल्टीप्लाई करा था। तब मैं निकालना चाहता था कि 12 मंथ में कितनी सेविंग होगी तो 12 से मल्टीप्लाई करता। अगर मैं निकालना चाहता था कि 24 मंथ में कितनी सेविंग होगी तो मैंने 24 से मल्टीप्लाई करा। तो ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि m मंथ में कितनी सेविंग होगी तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, m से, और सिंप्लिसिटी के लिए मल्टीप्लाई का साइन हटा देता है। तो ये आ गई m मंथ के बाद सेविंग। तो अमाउंट यू हैव आफ्टर m मंथ्स। तो m मंथ्स के बाद आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितना था 800 रुपीज़ और ये भी रुपीज़ में, और आपने सेविंग कितने की m मंथ में 250 m रुपीज़। तो इन्हें ऐड करना है, रुपीज़ बाहर आ जाएगा और बस, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है ये वैसे तो ऐड हो नहीं सकते, आप इस 800 में 250 ऐड नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक ऐसा टर्म है जिसके साथ एक वेरिएबल है, तो बस इतना ही रहेगा। ये आपका आंसर है, ये वो लीनियर पैटर्न आपसे कह रहा था, हाँ ये रहा लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या मिला आपको, लीनियर पैटर्न क्या है, 800 प्लस 250 m रुपीज़, और यहाँ पर m क्या है, m है मंथ, जितने मंथ तक आपने सेविंग करी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ओके, मतलब 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट का डिफरेंस आ रहा है 3। जैसे 41 2 डिजिट का नंबर है पर 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, या फिर 25 2 डिजिट का नंबर है पर अगर आप 5 में से 2 घटाओगे 25, डिफर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा घटा सकते हो आप, तो देखिए 3 आएगा। तो ऐसे ही कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिटों का डिफरेंस है 3, डिफर बाय 3 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अगर डिजिट इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज का मतलब है ये 1 प्लेस पे 10 प्लेस पर है, जो 1 प्लेस पर है उसको 10 प्लेस पर रखा, जो 10 प्लेस पर है उसे 1 प्लेस पर रखा, तो 52 बन जाएगा। अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें और जो रिजल्टिंग नंबर आ रहा है उनको ऐड कर दें
ओरिजिनल नंबर के साथ वी गेट 143, हमें मिलेगा 143। तो आपको बताना है फाइंड बोथ द नंबर्स, वो कौन से दो नंबर हैं, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका जो डिजिट है, डिजिटों का डिफरेंस है 3, और अगर उन नंबरों को इंटरचेंज कर दे, मतलब उनकी पोजीशन प्लेस वैल्यू बदल जाएगी, इंटरचेंज करके ऐड कर दे तो आ रहा है 143। तो देखिए स्टार्ट करता है। सबसे पहले अब ये समझिए दो डिजिट का नंबर क्या होता है, 23। इसको लिख कैसे सकते हैं, 20 + 3, और 20 होता है 2 × 10, 2 × 10 + 3 × 1। जो वंस प्लेस पे है उसे 1 से मल्टीप्लाई करा, जो टेंस प्लेस पे उसे 10 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही मान लीजिए 95, तो 95 कैसे लिखा जाएगा, 90, 95 बोल रहे हैं तो 90 + 5। 90 क्या होता है 9 × 10, और 5 क्या होता है 5 × 1। जो वंस प्लेस पे उसे 1 से मल्टीप्लाई करा, जो 10 प्लेस पे उसे 10 से मल्टीप्लाई करा। तो इसी तरीके से कि आपको वो नंबर पता है, आपको वो नंबर नहीं पता, तो उस नंबर को हम कुछ मान लेते हैं। लेट नंबर आपको नहीं पता, नंबर को मान लीजिए 10x + y। ये नंबर कुछ ऐसा होगा कि यूनिट प्लेस पे होगा y और टेंस प्लेस पे होगा x। तो मैंने नंबर ऐसा मान लिया। अभी आपको बताया भी था, जो टेंस प्लेस पे होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वंस प्लेस पे होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y का 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा y आ जाएगा। हर नंबर इसी तरीके से होता है जो ये दो डिजिट का होता है। देखिए 10 × 2 + 3, बोर्ड मास लगेगा 20 + 3 58, 5 × 10 या 10 × 5 + 8। तो हर दो डिजिट का नंबर 99, 10 × 9 + 9, हर दो डिजिट का नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने नंबर क्या मान लिया है, मैंने नंबर मान लिया है 10x + y। अब देखिए नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स। अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, y आ जाएगा x की जगह, x आ जाएगा y की जगह, तो आपको मिलेगा 10y + x। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपसे बोला गया था अगर आप दोनों नंबरों को जोड़ दो, देखिए क्या कहा है, लिखा है था रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर आया है रिजल्ट के तौर पर, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर में जोड़ा जाए वी गेट 143। तो जो नंबर आया था रिजल्टिंग, उसको अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाए, ये रिजल्टिंग नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर है, तो आपको मिलेगा 143। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10y + x, 10x + y = 143। y वाले जुड़ जाएंगे लाइक टर्म में, 11y + 11x, अगर आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 143, और 11 कॉमन ले लीजिए, y + x = आ जाएगा 143, 11 से डिवाइड, y + x = 143/11, और ये आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 13 आ रहा है। मतलब आपको ऐसा नंबर सोचना है दो डिजिट का जिसके डिजिटों का सम कितना हो, 13 हो। आपको एक चीज और दी है, आपको दिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, आपको दिया था कि डिफर कितने से कर रहा है, 3 से। तो डिजिट्स डिफर बाय 3, इसका मतलब क्या है, या तो x में से y घटा के 3 आएगा, क्योंकि देखिए ये भी 3 से डिफर कर रहे हैं डिजिट, क्योंकि 5 में से 2 घटा के 3 आ रहा है, और ये भी 3 से डिफर कर रहे हैं क्योंकि देखिए 8 में से 5 घटा के 3 आ रहा है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा दो, तो हमें नहीं पता ना कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो या तो x - y 3 रहा होगा, या फिर y - x = 3 रहा होगा। अगर x बड़ा है तो x - y = 3 रहा होगा, y बड़ा है तो y - x = 3 रहा होगा। तो अब आपको देखिए एक इक्वेशन ये लीजिए, एक इक्वेशन ये लीजिए, और आप लगा दोगे एलिमिनेशन मेथड, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि दो इक्वेशन जिनमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो वो जोड़ी जा सकती हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। देखिए y + x, ये वाला पार्ट, प्लस x - y। अब बताइए y + x की क्या वैल्यू थी, y + x की वैल्यू थी 13, और x - y की क्या वैल्यू थी 3। तो देखिए y + x की वैल्यू 13 रख दी, x - y की वैल्यू 3 रख दी। आप चाहो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, इस तरीके से, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में करके दिखलाया था। तब आप ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का ये हो जाएगा 2x, और ये आ जाएगा 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16/2, कैंसिल आउट करके 8।
यहाँ पर भी वही होने वाला है। देखिए y से y कटा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 16। अब इधर देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 16/2, कैंसिल आउट करके x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब x की वैल्यू इसमें रख लीजिए, इक्वेशन 1 में आपको मिल जाएगी y की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो y प्लस 8 बराबर 13, y इक्वल टू 13 माइनस 8 और y की वैल्यू आ गई है 5। इसका मतलब नंबर क्या हो गया, नंबर आपका हो चुका है, नंबर आपने माना था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई मतलब 10 इंटू एक्स, एक्स क्या आया था 8 और y आया था 5, तो ये हो गया 80 प्लस 5 85। तो एक नंबर है 85। अभी आपको दूसरा नंबर भी निकालना है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है फाइंड बोथ द नंबर्स। एक नंबर तो निकल गया, तो देखिए ये इक्वेशन भी बची है सॉल्व करने के लिए। तो जो चीज़ हमने यहाँ करी, हमने क्या करा, हमने कहा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, मैंने कहा कि दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो, 1 और 2 इक्वेशनों को जोड़ दिया तो x की वैल्यू 8 आई थी। अब वही चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 और 3 को जोड़ रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 1 में आपको दी है y प्लस एक्स और इक्वेशन 3 में आपको दी है y माइनस एक्स। तो बताइए y प्लस एक्स क्या है, y प्लस एक्स है आपका 13, तो इसकी वैल्यू 13 रखी। और y माइनस एक्स क्या है, y माइनस एक्स है 3। आप में से कोई ये कह सकता है कि आप इन दोनों इक्वेशनों को क्यों नहीं जोड़ रहे, इन्हें जोड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने जोड़ूंगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं ऐसी चीज इक्वेशन जोड़ूंगा जिससे कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ रहा हूँ तो x कट जाएगा, एक वेरिएबल रह जाएगा। अगर एक वेरिएबल रह जाएगा तो मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए x कैंसिल आउट हुआ, 2y इक्वल टू 16 और y की वैल्यू आ जाएगी 16/2, y इक्वल टू 8। अब इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो 8 प्लस एक्स बराबर 13, ये रहा, y की जगह 8 रखा है और x की जगह x से बराबर 13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपका x निकल चुका है। फिर नंबर क्या होगा, नंबर जानने के लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, या नंबर जानने के लिए हाँ यहाँ पर बताता हूँ। तो नंबर होने वाला है 10x प्लस वाई, पर इस बार आपकी x की वैल्यू क्या आई है 5 और y की वैल्यू क्या आई है 8। तो 50 प्लस 8 नंबर हो जाएगा 58। तो एक बार मैं बता देता हूँ, पहले आप ये पूरा पार्ट नोट डाउन करोगे, यहाँ तक तब आप आ चुके होगे नोट डाउन करके, फिर ये वाला पार्ट नोट डाउन करना, फिर ये और लास्ट में ये वाली चीज़। तो देखिए x की वैल्यू दो केस बने, एक में x की वैल्यू आई है आपकी x की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 5। दूसरे में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है आपके बोथ नंबर्स आर, एक है आपका 58 और दूसरा है 85। आप चेक कैसे करोगे आपका आंसर सही है नहीं, इन दोनों को देखिए, दोनों नंबर कितने से डिफर कर रहे हैं, इनके डिजिट डिफर कर रहे हैं 3 से, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 3 आएगा, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3, और दोनों को ऐड करोगे तो 143 भी आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 8 5 13, 13 का कैरी गया 1 और ये हो जाएगा 14, तो 143 आ गया। तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट करा, ये सेकंड रीजन है, उसके बाद ये थर्ड रीजन है, और ये लास्ट वाला पार्ट है फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाकी ये क्वेश्चन आसान था, आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, आपका पहला टास्क है, जो 4 इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स। दूसरा टास्क है आपका इनका स्लोप बताना है, एंड वाई इंटरसेप्ट भी बताना है। मतलब ये 3 चीज आपको करनी है, पहले इस इक्वेशनों को ड्रॉ कीजिए, फिर हर इक्वेशन का स्लोप बताइए और हर इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट बताइए। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है एक्सरसाइज 2.6 तो आपको पता होगा, वहां पर मैंने आपको बताया था
कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है और हर लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप वो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्यों एक ऐसी इक्वेशन जो x में भी लीनियर और y में भी लीनियर है उसका ग्राफ एक लाइन ही होता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्लोप का क्या मतलब होता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो मैं एक बार आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप वो लेक्चर देख कर ही ये वाला क्वेश्चन देखें, क्योंकि मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करने वाला इस लेक्चर में, क्योंकि पहले से काफ़ी लेंदी है और लेंदी हो जाएगा। एक बार बस आपको याद दिलाना चाहूँगा कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ये एक लाइन की इक्वेशन होती है और हर लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइन की इक्वेशन क्यों होती है जानने के लिए आपको लेक्चर देखना होगा। फिर मैंने बताया था यहाँ पर ये जो a है ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ये स्लोप ऑफ लाइन क्यों होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको लेक्चर 2.6 में बताया था। तो स्लोप ऑफ लाइन होता है a और b होता है y इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कुछ भी आए, पर अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट होगा y एक्सिस पर। और अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y बराबर b, मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है, वो पॉइंट है y एक्सिस के b पर। तो यही तो है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0,b, तो b क्या बताता है y इंटरसेप्ट, मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है y इक्वल टू -3x+4। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, पहले हम 2 पॉइंट ढूंढने वाले हैं जिससे एक लाइन पास हो। 2 पॉइंट क्यों ढूंढने वाले हैं, क्योंकि देखिए एक पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, फिर वो आपकी यूनिक लाइन कैसे होगी जो आपको चाहिए। अगर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है तो फिर इस बात का सेंस ही क्या रहा कि इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 पॉइंट, एक बार वो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे उसके बाद हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल भी मैंने बनना सिखाया था आपको इससे जो लास्ट लेक्चर है उसमें x, y। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो देखते हैं y क्या आएगा। y इक्वल टू -3 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करिए, बोर्ड मास लगेगा पहले मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 4। जब मैं x को 0 लेता हूँ तो y आएगा 4। अब फिर से x को कुछ और लीजिए, मैं x को 1 ले लेता हूँ क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट तो मिल गया 0,4, इस बार पुट x इक्वल टू 1। तो देखिए y क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 + 4, इसमें मैंने x की जगह 1 पुट करा है, ये हो जाएगा y इक्वल टू -3 + 4 और y इक्वल टू 1, वो भी प्लस का बड़े वाले नंबर का साइन आता है। तो x की वैल्यू 1 पुट करी, y भी आया है भाई। अब मुझे 2 पॉइंट मिल चुके हैं, अब प्लॉट करते हैं इस लाइन को। तो पहला पॉइंट है 0,4, 0,4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, ये रहा पॉइंट 0,4, पॉइंट लिख देता हूँ 0,4। दूसरा पॉइंट है 1,1, 1,1 यहाँ पर होगा, ये रहा पॉइंट, x की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, ये पॉइंट है 1,1। अब एक लाइन आपको पास करनी है जो इन दोनों पॉइंटों से होके जाएगी, तो मैं पेपर की मदद से ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट रखा और ये पॉइंट रखा और एक लाइन ड्रॉ कर दी, कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी। तो देखिए लाइन ड्रॉ की जा चुकी है, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। कौन सी लाइन है, यह है -3x+4। यहाँ एक काम करिए, यहाँ पर करेंगे ग्राफ खराब होगा, y इक्वल टू -3x+4। तो ये इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी है। अब देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। तो इसके बाद पूछ रहा है स्लोप बताइए और y इंटरसेप्ट बताइए। तो देखिए इस लाइन के लिए स्लोप भी बताना है, y इंटरसेप्ट भी बताना है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, बताता हूँ स्लोप कैसे बताओगे, y इंटरसेप्ट कैसे बताओगे। देखिए स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो आपको जो भी इक्वेशन दी जाए आप उसे इसमें बदलोगे। तो कंपेयरिंग y इक्वल टू -3x+4 विद y इक्वल टू ax+b। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट a इक्वल टू, a क्या होता है x का कोफिशिएंट, a इक्वल टू -3 और b क्या मिलेगा 4। इसका मतलब स्लोप क्या है, a होता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन -3x + 4 इक्वल टू -3 है।
या इज लिख दीजिए इज -3। स्लोप क्या है लाइन का? -3। और वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन -3x + 4 इज 4। अगर आपको y इंटरसेप्ट 4 है, पर अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो वो पॉइंट क्या है? 0,4। मैंने आपको बताया था जो b होता है ना वही होता है y इंटरसेप्ट। आप देख भी सकते हो इस लाइन ने y एक्सिस को कहाँ पर काटा? 4 पर। y एक्सिस पर तो ये 4 ही है, तो पहली लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा। एक ही ग्राफ पे मैं सारी लाइन ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसने ये भी बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द y एक्सिस और एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल। क्या इनमें से कोई भी लाइन पैरेलल है? ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं एक ही ग्राफ पर ये ड्रॉ करूंगा तो आसानी से आप बता पाओगे कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं सेकेंड लाइन के लिए। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एक्स वर्सेस वाई टेबल। तो सेकेंड लाइन हमारी दी है, इसके लिए टेबल बना रहा हूँ x2y = 4x + 7। तो x वर्सेस y टेबल। तो सबसे पहले क्या करते हैं? x के वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, तो पुट x = 0। तो देखते हैं y क्या आएगा। 2y = 4 × 0, x की जगह 0 रखा, प्लस में 7। 2y = ये तो 0 + 7 और 2y की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 7/2। पॉइंट में आएगी 3.5। तो x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, y आता है 3.5। फिर से इस बार कुछ और पुट कीजिए। तो इस बार मैं x की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। पुट x = 1। तब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 4 × 1 + 7, 2y = 4 + 7, 2y = 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 11/2। पॉइंट में आ जाएगी 5.5। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तब वो y आया 5.5। चलिए अभी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 0,3.5। तो ढूंढिए 3.5 कहाँ होगा? 3 और 4 के एग्जैक्टली बीच में ये वाला ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 0,3.5 ये रहा। और 1,5.5 कहाँ पर होगा? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 5.5। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 5.5, तो यहाँ पर होगा वो पॉइंट। बीच थोड़ा और नीचे बना देता हूँ, ये रहा पॉइंट, ये हो गया 5.5। y की वैल्यू यहाँ पर 5.5 है और x की वैल्यू 1। तो आपको दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब एक लाइन पास करनी है जो इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरेगी। तो फिर से मैं इस सीट की मदद ले रहा हूँ और एक लाइन पास हो गई इन दोनों पॉइंटों से, ये हो चुकी है पास। तो ये हमें मिल चुकी है एक और लाइन। हम दो लाइन अभी तक ड्रॉ कर चुके हैं, और भी लाइन ड्रॉ करनी बाकी है, दो और बची हैं। तो ये रही लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 2y = 4x + 7। जैसे पहली लाइन की इक्वेशन थी -3x + 4, ये रही। तो दो लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। अभी आपसे ये भी पूछा इस लाइन का स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। तो देखिए ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, स्लोप और y इंटरसेप्ट बताता हूँ। तो आप कंपेयर करोगे सेकंड इक्वेशन को y = ax + b से। ऑन कंपेयरिंग 2y = 4x + 7 विद y = ax + b। तो सबसे पहले देखिए कंपेयर करने के लिए y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इस 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x + 7/2। अब सेपरेट कर दीजिए, 4x/2 7/2 और ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3.5। तो देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है उसे स्लोप कहते हैं। तो बताइए स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया? स्लोप ऑफ लाइन क्या था? चाहे तो आप ये इक्वेशन लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, दोनों इक्विवेलेंट है। तो y = 2x + 3.5 इज 2। स्लोप क्या है लाइन का? 2। x के कोफिशिएंट a होता है और a को ही स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर x को कोफिशिएंट a और a को स्लोप कहते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो a = 2 और a को स्लोप कहते हैं, तो यहाँ पर 2 है स्लोप। ऐसे ही y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा? y = 2x
प्लस 3.5 इज, ये जो b होता है ना इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा 3.5 इज 3.5। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो वी गेट ऑन कंपेयरिंग, उसके बाद ये वी गेट हमें मिला है a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3.5। उसके बाद आप ये लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3.5 इज 2, a की जगह 2 है, x का कोफिशिएंट, और y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3.5, तो y इंटरसेप्ट होगा 3.5। आप देख भी सकते हो लाइन को, ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये देखिए y एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, 3 और 4 के बीच में, यही पॉइंट होता है 3.5। देखिए यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट भी लिखे थे, पेपर शीट की वजह से थोड़े से रफ हो गए। तो देखिए 2 लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तीसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नोट डाउन करना है तो। अब ये वाला पार्ट हटाते हैं और तीसरी इक्वेशन के लिए x वर्सेस y टेबल बनाते हैं, x वर्सेस y टेबल। तो देखिए आपको दिया है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, तो ये टेबल बना दी x वर्सेस y टेबल। अब बताइए x क्या रखूँ, मैं x को रख रहा हूँ 0, तो देखते हैं y क्या आएगा। पुट x इक्वल टू 0, तो 5y इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 10, 5y इक्वल टू 0 इंटू 6 इंटू 0 0 0 माइनस 10, और 5y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 बाई 5, y की वैल्यू माइनस 2, तो x 0 लेंगे तो y आएगा माइनस 2। इस बार कुछ और पुट कीजिए, एक काम करते हैं इस बार 5 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 5, तो पुट x इक्वल टू 5। मैंने 5 क्यों सोचा, क्योंकि देखिए 30 बन जाएगा और 30 में से 10 गया 20, और 5 के टेबल में 20 आता है, y आसानी से 4 आ जाएगा, तो 5y आप ऐसे सोच सकते हो खुद से भी। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 5, तो 5 पुट करा माइनस 10, 5y इक्वल टू 30 माइनस 10, 5y इक्वल टू 20, और y की वैल्यू आ जाएगी 20 बाई 5, कैंसिल आउट करके 4, तो मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी तो y आया है 4। ओके, अब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0, -2, 0, -2 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, 0, -2। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट काफ़ी दूर हो गया है, ये रहा पॉइंट, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंटों से जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार पेपर शीट भी छोटी हो जाएगी। एक बार देखते हैं यूज करके, ये हमारा पॉइंट है, हाँ सच में काफ़ी छोटी है सीट। देखते हैं कोई बड़ी सीट का यूज करके, क्या इससे बड़ी सीट होगी मेरे पास, इस पेपर का यूज करके देखता हूँ एक बार। तो इन दोनों पॉइंटों से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी छोटा ही पड़ जाएगा, तो इसी का यूज कर लेते हैं। देखिए ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये एक पॉइंट से तो पास हो गई, अभी दूसरे पॉइंट से पास और करना है, तो देखते हैं लाइन पास होगी नहीं होगी क्या है। हाँ ठीक है, हो तो रही है, तो ये लाइन इस तरीके से चली जाएगी। एक्चुअल में बिल्कुल तो सीधी नहीं है, पर फिर भी अप्रॉक्स तो सही है। तो ये लाइन ड्रॉ की जा चुकी है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। तो देखिए तीसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब आपको बताना है इस लाइन की स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, तो इसे हटा रहा हूँ। अब देखते हैं स्लोप और y इंटरसेप्ट, तो फिर से इसे कंपेयर करेंगे, देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। तो हमें कंपेयर किससे करते हैं, y इक्वल टू ax प्लस b से। तो एक काम करते हैं, y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, डिवाइड में भेज देते हैं, y इक्वल टू 6x माइनस 10 होल डिवाइड बाई 5, और y आ जाएगा 6 बाई 5x माइनस 10 बाई 5, y इक्वल टू ये हो जाएगा 1.2, x ये हो जाएगा 2। तो y की इक्वेशन आ गई है, y इक्वल टू 1
0.2x माइनस 2। अब कंपेयर कीजिए ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या, a की वैल्यू क्या मिलेगी 1.2 और b की वैल्यू क्या मिलेगी -2। a क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 1.2x माइनस 2 इज 1.2 और y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल टू 1.2x माइनस 2 इज -2। आप देख भी सकते हो ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट क्या है -2, देखिए वही आया है, y इंटरसेप्ट होता है b -2। और ये वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, आप देख सकते हो इसकी ढलान ज़्यादा है। और इस लाइन का स्लोप आया था 2, तब हमने इसको 4 को 2 से डिवाइड करा था 2, और इसका आया है 1.2, तो इसका स्लोप कम है, इसकी ढलान कम है, इसकी ढलान ज़्यादा है। बॉल को अगर रखेंगे टॉप पर तो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरेगी, यहाँ पर थोड़ी रफ्तार कम होगी एज कम्पेयर टू इस लाइन के, ये जो सेकंड लाइन थी। तो दो इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी है। अभी तक तो कोई लाइन पैरेलल नहीं दिख रही, देखिए ये दोनों लाइन तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही कर रही हैं, ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। देखिए यहाँ पर गैप बढ़ा है और जैसे जैसे आगे जा रहा है गैप कम हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो। तो एक लास्ट लाइन बची है ड्रॉ करना, तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। ये वाली लाइन, फोर्थ लाइन को और ड्रॉ करते हैं। तो पहले सबसे पहले बनाई जाएगी x वर्सेस y टेबल, और उसके बाद देखते हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ की जाएगी। तो टेबल बना रहा हूँ x वर्सेस y लास्ट वाली लाइन के लिए। तो देखिए ये है, एक काम करते हैं x को रख देते हैं 0, तो पुट x इक्वल टू 0, तो 3y क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 11, 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 0 माइनस 11 और y की वैल्यू आ जाएगी -11/3। और अगर आप पॉइंट में देखोगे तो आ जाएगा 3.66। ये कैसे आया, 11 को 3 से डिवाइड करा, 3 बार में 9, फिर 2, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 6 बार में 18, और फिर 2, फिर 0, फिर 6 बार में 18, ऐसे चलता रहेगा। तो 3.66, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का, तो x की वैल्यू 0 ली तो y आ रही है -3.66। अब कुछ और सोचिए, जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ली, आपको x की वैल्यू कुछ और लेना है। तो x की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 में से 19, नहीं 5 ठीक नहीं है, कुछ और। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ 3, तो ये हो जाएगा 18, और 18 माइनस 11 7, थोड़ा छोटा नंबर है, आसानी से कर पाएंगे। तो पुट x इक्वल टू 3, तो देखते हैं ये क्या होगा, 3y इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 11, 3y इक्वल टू 18 माइनस 11, 3y इक्वल टू 7, और y की वैल्यू आ जाएगी 7/3, ये होगा 2.33। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, मैं 2 पॉइंट तक निकाल रहा हूँ। तो अप्रॉक्स y इक्वल टू अप्रॉक्स है 2.33, यहाँ पर भी y अप्रॉक्स है -3.66। तो अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो y मेरा आ रहा है 2.33। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है मेरा y एक्सिस पर, x 0 है और y है -3.66। तो -3.66 कहाँ होगा, 3.5 से थोड़ा सा आगे, -3.5 तो बीचों बीच में, इससे थोड़ा सा आगे। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 0, -3.66, एक पॉइंट मिल चुका है। अब दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2.33, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2.33। देखिए ये तो बीच का पॉइंट है, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये रहा, और ये x की वैल्यू 3, तो ये मिल चुका है हमें दूसरा पॉइंट। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2.33 चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा पॉइंट को, 2.5 से नीचे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2.5 से नीचे। तो ये हमें पॉइंट मिल चुका है। अब इन दोनों पॉइंटों से लाइन पास करनी है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इससे लाइन पास करनी है। तो मैं सीट का यूज करूँगा, ये अप्रॉक्स है, स्केल पर नहीं है, ये ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट दिखेगा, 2 और 3 के बीच में लाइन्स होंगी, तो वो होगी 2.1, 2.2, 2.3, तो आप एग्जैक्टली मैच कर पाओगे। तो ये रहा एक पॉइंट, और एक पॉइंट वहाँ पर जाना चाहिए, तो थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ की जाएगी और ये इससे पास हो जाएगी इस पॉइंट से। एक्चुअल में बिल्कुल तो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि स्केल ही इतना बड़ा नहीं है, पर ठीक है लगभग है। तो ये रही हमारी तीसरी लाइन। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल लग रही है। अगर आप देख पाए हो तो ठीक है, अगर आप नहीं देख पाए तो मैंने फोर्थ लाइन ड्रॉ करी है। इसकी इक्वेशन क्या है फोर्थ लाइन की? 3y = 6x - 11। ये वाली लाइन फोर्थ लाइन और ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन थी? सेकंड लाइन। फोर्थ लाइन और सेकंड लाइन पैरेलल है। अगर आप रियलाइज कर पाए, फोर्थ ये नहीं है फोर्थ लाइन, ये है फोर्थ लाइन। ये डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। अगर आप एनालाइज कर पाए हो तो ठीक है, नहीं कर पाए तो एक तरीका और है मेरे पास, वो बताता हूँ। आप इसे हटा दीजिए। वो तरीके से आप बिना ड्रॉ करे ही बता सकते हो कौन सी लाइन पैरेलल है। तो देखिए इसे हटा देता हूँ। और आपसे बोला भी नहीं है ड्रॉ करके ही बताइए कौन सी लाइन पैरेलल है। आप पहले पैरेलल भी बता सकते हो, पर ड्रॉ तो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में कहा गया है। तो देखिए मैं इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें। तो 3y = क्या है? 6x - 11। 3 से डिवाइड कर दीजिए, अब सेपरेट कर दीजिए। 6x/3 - 11/3 और ये आ जाएगा 2x - 11/3 क्या होता है? 3.66 सो ऑन। ऐसे 6 पर बार होता है, पर मैं लगभग में लिख रहा हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब बताइए, ऑन कंपेयरिंग विद y = ax + b, हमें a क्या मिलेगा? v गेट। a मिलेगा आपको 2 और b मिलेगा आपको -3.6 पर बार। तो ये दोनों आपको मिल चुके हैं। और a क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन y = 2x - 3.6 पर बार इज 2 और b होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y = 2x - 3.6 पर बार, 3.6 पर बार इज -3.6 पर बार। आप देख सकते हो y इंटरसेप्ट कहाँ है? ये रही लाइन। y इंटरसेप्ट है आपका -3.6। देखिए 3.5 बीचों बीचों को उससे नीचे है। और स्लोप क्या है आपका? स्लोप है आपका 2। अब मैंने क्यों कहा कि दूसरी और चौथी लाइन पैरेलल है? क्योंकि देखिए इसका स्लोप भी 2 ही आया था। एक बार फिर से दिखला देता हूँ। 2y = 4x + 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड कर दीजिए और अब सेपरेट कीजिए। 4x/2 7/2 और ये आ जाएगा 2x + 3.5। तो देखिए सेकेंड लाइन का भी स्लोप 2 है और फोर्थ लाइन का भी स्लोप 2 है। और मैंने आपको लेक्चर 2.6 में बताया था कि अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो, मतलब दोनों लाइन की ढलान बराबर है, अगर दोनों लाइन बराबर ढलान पे होती है तो वो पैरेलल होती हैं। आप वो लेक्चर जरूर देख लें। मैं फिर से आपको एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे। तो बोला गया था आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, तो आप कहोगे यस। आप कहोगे यस लाइन्स 1, या लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, लाइन्स 2y = 4x + 7 एंड 3y = 6x - 11 आर पैरेलल। ये पैरेलल लाइन है। और रीजन क्या है? रीजन है स्लोप आर इक्वल, बिकॉज स्लोप दोनों लाइन का इक्वल है। स्लोप्स आर इक्वल। वो इक्वल स्लोप कितना है? 2। वो इक्वल स्लोप है 2। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप इक्वल होता है दो लाइनों का तो वो पैरेलल होती हैं। अगर आपको सिर्फ इतना बोला गया था कि बताइए इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल है और आपको ड्रॉ करने के लिए ना बोला जाए, ये ना बोला जाए ड्रॉ, तो आप सबका स्लोप निकाल सकते हो, बता सकते हो कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। जिन भी लाइनों का स्लोप बराबर होगा वो पैरेलल होंगी और जिन भी लाइनों का स्लोप बराबर नहीं होगा तो वो पैरेलल नहीं होंगी। और एक प्लेन में दो लाइन दो ही कंडीशन में रह सकती हैं, या पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग, तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। देखिए इसका स्लोप -3 है, इसका स्लोप 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 है, इसका स्लोप है 1.2 और इसका स्लोप भी 2 है, तो इन दोनों लाइनों का स्लोप 2 है, तो ये पैरेलल है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज x केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज y फ़ारेनहाइट,
द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। आपको दिया है कि एक लिक्विड है जिसके टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में भी नापा जा सकता है, और जो केल्विन यूनिट में नाप के आया उसको हम कहेंगे एक्स केल्विन, और फ़ारेनहाइट यूनिट में भी नापा जा सकता है, और जो फ़ारेनहाइट यूनिट में नाप के आएगा उसको हम कहेंगे वाई फ़ारेनहाइट, वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। बोला गया है द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स, ये जो दो सिस्टम है टेम्परेचर नापने के, एक केल्विन स्केल एक फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें रिलेशन ये दी गई। कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। आपसे कहा गया है एक लिक्विड का टेम्परेचर 313 केल्विन है तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब सोच के बताइए, ये जो आपको वैल्यू दी है ये इस रिलेशन में x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो मेरा जवाब है x की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि केल्विन में दी है, और केल्विन में जो मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए इन्होंने x वेरिएबल यूज करा है, x वेरिएबल। तो देखिए गिवन में आपको क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। एक तो आपको इक्वेशन दी है y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32, जहाँ पर x क्या है, x केल्विन में बताता है टेम्परेचर, और y बताता है फ़ारेनहाइट में। ओके, और आपको क्या दिया है पार्ट 1 के लिए, आपको x की वैल्यू दी है, क्योंकि x केल्विन में बताता है टेम्परेचर को। देखिए x केल्विन, तो आपको x की वैल्यू दी है 313 केल्विन, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे y पूछ रहा है, y क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखिए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 9/5, x की वैल्यू पुट कीजिए 313 माइनस यूनिट बाद में लिख देंगे 273 प्लस 32, y इक्वल टू 9/5, ये माइनस करिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 32, ये कैंसल आउट किया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 8, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 9 इंटू 8 72 प्लस 32, और ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में बताता है टेम्परेचर, तो y आपको आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट, यहाँ पर 32 लिख देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन दिया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। इसमें आपको y की वैल्यू दे दी, क्योंकि y क्या है, y फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो y की वैल्यू दे दी। तो आपको y दिया है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए पुट करिए, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, पुट x इक्वल टू 313 केल्विन, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ पुट y इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जहाँ पर y है वहाँ 158 रख दीजिए। x अननोन है, x तो आपको निकालना है, क्योंकि बोला फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, x, तो आपको x निकालना है, तो x की जगह x ही रहेगा 273 प्लस 32। और देखिए ये प्लस में सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस में हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। ये 273 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। अब देखिए आगे क्या होगा, ये किस में है, ये डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में, तो ये हमारा आ चुका है। अब देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ कट रहा है, 9 के टेबल में आता है तो 9 से काट रहा हूँ। 9 के टेबल में 9 गया 1 बार में, 3 बच गया, और 36 गया 4 बार में, तो ये आ चुका है। अब ये हो जाएगा 70, x माइनस 273, ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा, 273 इक्वल टू x, और x बराबर क्या आ जाएगा, इन्हें ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, और इसमें आप ये ऐड करोगे क्या हो जाएगा 34, और x की वैल्यू क्या थी, x आता है केल्विन में टेम्परेचर बताता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 343 डिग्री केल्विन। तो देखिए इसमें आपसे पूछा था फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, तो आप लिखोगे टेम्परेचर यहाँ पर लिखता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी, टेम्परेचर इन केल्विन, ये साइंटिफिक मतलब ऐसा यूनिट है टेम्परेचर नापने की, साइंटिफिक टेम्परेचर इसी में दिया जाता है। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ गया है 343 डिग्री केल्विन। और फर्स्ट वाले में बोला गया था फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट,
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेम्परेचर, ये फर्स्ट वाले के लिए और ये सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या आया था, इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ, आपको ये रिलेशन दिए जहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर इन केल्विन में और y रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में। तो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया था, तो मैंने x की वैल्यू, क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है केल्विन में टेम्परेचर, तो x की वैल्यू है पुट कर ली, y आ गया। दूसरे में आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया तो केल्विन में पूछ रहा था, क्योंकि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो y रिप्रेजेंट करता है, तो y की वैल्यू मैंने पुट कर दी थी और ये आ गया था केल्विन में टेम्परेचर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।